खाना खा रहे हैं। कहाँ तक कराया था, कौन चैप्टर चल रहा था ये? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी का पहला चैप्टर था, है ना। देखो पहले यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जल्दी में थे, जल्दी में है। हम जो आया है वो तो जाएगा बेटा। देखो देखो, यही सत्य है। देखो हमने एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था, उसका नाम क्या था? साइंटिस्ट जी का नाम क्या था? आर.डी. मिश्रा बोले तो रामदेव मिश्रा। लग रहा है यार, यहाँ आओ तो पता चले। क्या रामदेव मिश्रा ना, क्या नाम है? रामदेव मिश्रा, ठीक है। तो जन्म कब हुआ रामदेव मिश्रा जी का? 1908। चला दो इसको। चौकली एसी यहाँ लगवाना चाहिए आदत से, उसको हटवा के इधर लगवा देंगे, है ना। हैं आप लोग तो मना करते हो, वहां मत लगाओ। देखो क्या नाम था? रामदेव मिश्रा, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन बताता? रामदेव मिश्रा, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था, किस चीज का फाउंडेशन किया था? डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। कहाँ पे, कौन सी यूनिवर्सिटी में? हाँ, बीएचयू में। बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का फाउंडेशन किया था किसने? रामदेव मिश्रा जी ने, ठीक है। एनसीईपीसी का फाउंडेशन कब हुआ? 1972। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में। कितने अवार्ड मिले इनको, कौन कौन से? और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस और संजय गांधी अवार्ड, संजय गांधी अवार्ड, ठीक है। तो ये 3 अवार्ड थे यहाँ पे। और हमने बताया था यहाँ पे कितने जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कितने लेवल होते हैं? 9 होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? मैक्रो मालिक्यूल। तो लार्जेस्ट कौन बताया था? बायो। किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन है राजेश? 2 टाइप। फर्स्ट इज हाउ टाइप, सेकंड इज वाई टाइप। व्हाट डज हाउ टाइप 6 mechanism and Y type significance? It's like 2 birds singing a song. Then how with the help of voice and vibrating bone, voice and vibrating bone, and why? Just for mating purpose ये होता है। Why the night blooming flower generally is white? So that idli can observe to the all pollinating insect, है ना। And why the chicks? How can chick observe their mothers? By the help of parental care, है ना। Why cactus do not have leaf? Due to water loss. It prevents water loss with the help of transpiration, ठीक है। ये हम लोग कुछ बात किए थे यहाँ पे, और आई होप यहाँ तक मैंने करवाया था, ठीक है। ये तो आपका था इकोलॉजी में, 4 चैप्टर पूरे हैं बेसिकली। इसमें से पहला चैप्टर नाम बताया था हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इंडिविजुअल जो कोई भी होगा, ऑर्गेनिज्म जो होता है कोई भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में बायोडाइवर्सिटी कितनी बताइए आपको? 1.7 से 1.8 बिलियन। मिलियन, मिलियन 17 से 18 लाख, 17 से 18 लाख, ठीक है। इनमें से कुछ प्लांट हैं, कुछ एनिमल है ना। तो लगभग 12 लाख के आसपास एनिमल है, जिसमें से 9 लाख के आसपास आर्थ्रोपोडा मेंबर है। आर्थ्रोपोडा इसीलिए क्या बोला इसको, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। कौन सा? मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके बाद जो मिलेंगे करीब आई होप 6 से 7 लाख के आसपास होंगे हमारे प्लांट वाले। तो प्लांट की स्पीसीज यहाँ पे कम है, ठीक। तो ये कुछ बात कर रहे थे। इससे पहले चैप्टर का नाम क्या था उसका, ठीक है। तो हमने बताया था एसटीपी के बारे में। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका बताया था। इसमें जो 2 टाइप के ट्रीटमेंट बताया था, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में क्या बताया था?
फिजिकल रिमूवल ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी में क्या था, इसको बायोलॉजिकल बोलते थे। एक टर्म यहाँ पे आया था फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है, कैसा होता है, ये मिस लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या पाए जाते हैं, फंजाई की बैक्टीरिया, दोनों पाए जाते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक एनारोबिक, एरोबिक होते हैं, एनारोबिक नहीं एरोबिक होते हैं। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक होते हैं। जो तीन टाइप की गैसेस रिलीज करते हैं, पहला कौन सा है, मीथेन, दूसरा कौन सा है, H2S, और तीसरा कौन सा है, CO2। जबकि जो गोबर गैस प्लांट होते हैं उसमें तीन गैस वहां रिलीज होते हैं, मीथेन, H2 और CO2। जिसमें मेजर गैस होती है वो कौन सी, मीथेन होती है। और गोबर गैस प्लांट स्टार्ट किया जाता है किनके सहयोग से, KVIC और IARI, ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना। और IR मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और पंचानन मैसूरी में इसके बारे में इन्होंने इसका फाउंडेशन कराया था, ठीक है। ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, इससे पहले हमने बताया था साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में। कहाँ से निकालते थे इसको, ईस्ट से। कहाँ से निकालते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए ईस्ट से निकालते हैं। ईस्ट मत बोलो, फंजाई बोलो, तुम ईस्ट क्यों बोलते हो, क्या साइक्लोस्पोरिन ए ईस्ट से निकालते हैं, मोनास्कस पर चले गए। साइक्लोस्पोरिन ए निकालते हैं, डिट्रोमाइसिन मेंबर्स का नाम है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। और ये हमने बताया था स्टेटिन, ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है बाय द हेल्प ऑफ इनहिबिटिंग इफेक्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग। और ये कहाँ से निकालते हैं, मोनास्कस परप्यूरियस, जो क्या है, एक टाइप का क्या है, ईस्ट है। मैं कुछ चलो ये बताना किसमें है कि जो ये हो गया, जो लैब बताया था लैक्टिक एसिड बेसिलस, है ना। लैब तीन काम करता था, पहले बताओ, फूड की न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाता था, दूसरा बीमारियों को होने से रोकता था, तीसरा है डाइजेशन में हेल्प करता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें क्या क्या मिलाते हैं, आईसी, लाइपेस, और जो बोतल जूस को क्लियर करने के लिए क्या यूज करते हैं, लाइप कौन सा, प्रोटेजेस और बैक्टीरिया, जिससे कि जो उसका जो जूस होता है वो कैसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना। कुछ अंदर से चीजें होती है वो क्लियर हो जाती है। तो ये कुछ बात हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे किसके बारे में, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। हमने क्या बताया था यहाँ पे, किसके बारे में, मशरूम हो गया, और कौन बताया था, मिथालोफिलस मिथालोट्रोपस। और काफी ज्यादा अमाउंट में ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। बायो फोर्टिफिकेशन क्या बताया आपको, हाँ, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन, इसका लेवल बढ़ा देना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, हैं, गुड आफ्टरनून बच्चे, ये कौन है, गेम फाइटर, फाइटर गेमर, इज दिस, मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, ठीक है, हैं, मुरली जहां देखो कोई बंसी बजाता रहता है, इधर कभी उधर, ठीक है। देखो तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, बात नहीं करो, तो ये हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पूसा शुभ्रा किसकी वैरायटी थी, ब्रासिका। पूसा स्वर्णिम किसकी है, मस्टर्ड किसकी है, मस्टर्ड। और पूसा, सॉरी, हिमगिरी किसकी वैरायटी बताई थी, वीट की बताई थी, है ना। पूसा सदाबहार किसकी थी, पूसा गौरव किसकी थी, किससे रेशम, किसकी, गार्डन पे, पूसा गौरव ब्रासिका की है भाई। किससे रेशम वैरायटी है, एफिड्स और फ्रूट बोरर, एफिड और फ्रूट बोरर रेशम वैरायटी कौन, पूसा गौरव। पूसा सेम 2, पूसा सेम 1, ये किसकी वैरायटी है, बीन की है, किसकी है, बीज की है। किसकी रेशम वैरायटी है ये, स्टेम बोरर, किससे, स्टेम बोरर, ठीक है। आगे हम लगाए थे मिलेट में, बताया था किससे रेशम वैरायटी बताई थी मिलेट में, वाटर स्टेज से पानी की कमी हो जाए तभी प्रॉपर तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। स्टार्ट करते डायरेक्ट थोड़ा सा। आज गर्मी ज्यादा लगने नहीं लग रही है, हाँ लग रही है ना, नीचे खाना बन रहा है इसलिए तुम लोग नजर वहीं रहती है डायरेक्टली, इससे कोई पूछने नहीं आएगा, ठीक है। खाने पर नजर रहती है डायरेक्टली, ठीक है। कहीं खुला तो नहीं, खिड़की के पीछे से, पर्दे के पीछे है, क्लोज है ना, है क्लोज है ना पूरा। अरे यार देखो इधर, खैर। तो ये तो पैराग्राफ हमने आपको करा दिया था, है ना। और मैंने बताया था यहाँ पे कि जो ये
इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, मैक्रो मालिक्यूल के बारे में, सेल के बारे में जो पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, साइटोलॉजी जो होगा वहां पढ़ाएंगे, टिश्यू मॉर्फोलॉजी में पढ़ाएंगे, ऑर्गन और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ये हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। यहाँ जो इकोलॉजी में पढ़ेंगे पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम और बायोम, ये 4 लेवल हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, दो को यही निपटा देंगे पहले चैप्टर में। बाकी जो बचे कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, उसको हम लोग दूसरे और तीसरे चैप्टर में, जो बचा कुछ आपको आएगा तीसरे चैप्टर में। ये आपको पूरा हो गया था खत्म। इधर के पूरा हो गया था ना, यहां से स्टार्ट करना है। बात नहीं कर बच्चे, देखो इधर देखो, कह रहे कि यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। जो क्या है, कह रहे कि जो इकोलॉजी की बात करते हैं, क्या है इकोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन और एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है, दोनों बातें, ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये करेंगे सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इट्स फिजिकल यानी कि एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, देखो तो क्या है, समझो दरअसल, देखो सुंदर लग रहा है, देखो अब क्या करें, देखो सब कुछ हो गया यहाँ पे, दिस इज टाइटनिंग डूबिंग। देखो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या इंटरेक्शन है, और एक ऑर्गेनिज्म से जो एबायोटिक फैक्टर है जैसे कि सन, इससे क्या रिलेशन, सन से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, पहाड़ों से हो सकता है, ठीक है। तो इनका जो इंटरेक्शन होता है, पहाड़ कैसा है, बायोटिक एबायोटिक, पानी कैसा है, बायोटिक एबायोटिक। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से और एटमॉस्फेयर से, सन से, जो एबायोटिक फैक्टर है उनसे क्या रिलेशन है, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म का इससे भी हो सकता है, यानी कि आदमी का कौवे से या बर्ड से क्या रिलेशन है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं,
इकोलॉजी। क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी में एक आगजम से दूसरे आगजम से स्टडी होती है, साथ साथ एक आगजम को दूसरे आगजम से, साथ साथ में उसका ए बायोटिक फैक्टर है उससे भी यहाँ पे होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजी। कोई दिक्कत? अब देखो आगे। इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल। इकोलॉजी में बेसिकली कितने कंसर्न होते हैं? 4। कितने? 4। बेसिकली 4 लेवल। तो अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने कितने 9 लेवल बताए थे, 9 लेवल में से 4 लेवल किसमें आएगा? इकोलॉजी में। कितने आएंगे? 4। कौन कौन? देखो यहाँ पे पहला कौन सा बताया? ऑर्गेनिज्म। दूसरा कौन सा है? पॉपुलेशन। उसके बाद क्या था? कम्युनिटी। और कितने हैं? तो 4, 9 में से 4 तो निकल गए इकोलॉजी में, बाकी जो बचेगा उसको चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछता है इकोलॉजी में कितने लेवल है, क्या बताओगे? पूरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल हैं? 9। कितने? 9। इस थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक, अब देखो आगे। दूसरी बात, जो इकोलॉजी वो क्या है? एक आगजम का दूसरे आगजम से रिलेशन क्या है? एक आगजम का दूसरे आगजम से रिलेशन क्या है? वो आगजम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, जैसे बर्ड्स और आदमी का, और आदमी और आदमी का। यहाँ देखो, और एक आदमी का दूसरे नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक से क्या रिलेशन है? जैसे सन से, पहाड़ों से, पानी से। ठीक, तो ये हम लोग बोलते हैं क्या? इकोलॉजी। अब करें जो ऑर्गेनिज्म होता है, हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। करें इकोलॉजी इज द ऑर्गेनिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। करें कि अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं और उसको ऑर्गेनिज्म लेवल पे बोलें, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल मतलब ये होता है कि फंक्शन कैसे है, वो काम कैसे करता है, चाहे आदमी हो, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या कोई सनलाइट हो, ये सनलाइट कैसे काम करता है? रात में सुबह निकलता है, उसके बाद शाम को डूब जाता है, रोशनी देता है, लाइट देता है, सारी बातें ये। तो कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी एबायोटिक फैक्टर की, यहाँ बात करें ऑर्गेनिज्म की, कि कोई बर्ड्स हो गया, कोई एनिमल्स हो गया, वो कैसे काम करता है। तो कह रहे इकोलॉजी अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पे आप पढ़ोगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, which try to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उसने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए भी कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे, इसका स्टडी भी हम लोग इकोलॉजी में करते हैं। ठीक, तो आगे फिर यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लास हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट। यहाँ देखो, अराउंड द सन and the tilting of its axis causes annual variation। क्या होता है? annual variation in the intensity and duration of temperature। कुछ माया? फिर से देखो क्या बताया हमने। इकोलॉजी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं, उनका इंटरेक्शन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे किसी एबायोटिक रीजन से। सनलाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में बेसिकली कितने ऑर्गेनिज्म लेवल होते हैं? 4। और कौन कौन से बताओ? हाँ बोलो। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और क्या? बायोम होता है। क्या होता है? बायोम। अब जाओ यहाँ पे, बहुत मजे कर लिए। देखो क्या हुआ, हैप्पी बर्थडे खत्म हो गया। देखो आपने ये बहुत पहले भी पढ़ा होगा क्या? देखो जैसे ये क्या है? ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। कलर मिल गया तो बहुत मजा आता है। कैसा लग रहा है ये बात कुछ? देखो ये जो अर्थ है ये रोटेट कर रहा है ना? ठीक क्लॉकवाइज होता है, ठीक क्लॉक। ये अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इसमें दो बातें हैं। ये जो अर्थ रोटेट कर रहा है, ये सन जो होता है इसको बोलते हैं सन। ये सन के अराउंड रोटेट कर रहा है कि या अपने अराउंड भी रोटेट करता है? बोलो। ठीक है, तो अर्थ जो है ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, और साथ साथ
जो सन होता है उसके राउंड में रोटेट करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो दिन और रात होते हैं वो क्यों होते हैं? अर्थ का सन के अराउंड में घूमने की वजह से या अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमने की वजह से? है हाँ, तो अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमने की वजह से होता है डे एंड नाइट। जो पोर्शन सन के नजदीक कंटेंट में आता है वहां दिन होता है, जो अपोजिट होता है उसमें रात होती है। अब देखो जब ये मूवमेंट करेगा, जब इसके सन के नजदीक, मान लो यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया अर्थ, यहाँ गर्मी क्या हो गई? ज्यादा। जब यहाँ पहुंचता तो गर्मी क्या हो जाएगी? कम, ठंडी ज्यादा। तो जो ठंडी और गर्मी होती है, यानी कि जो आप कह सकते हो जो समर होता है, विंटर होता है, वो किसकी वजह से होता है? अर्थ का सन के चारों तरफ घूमने की वजह से, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीजनल वेरिएशन। जाड़ा गर्मी बरसात किसकी वजह से है? अर्थ का सन के राउंड में घूमने की वजह से, सीजनल वेरिएशन बोलेंगे। और दिन और रात किसकी होता है? अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से। कुछ माया? अर्थ इसी में इंक्लूडेड है, सारे सीजनल बताया ना हमने। हमने जाड़ा गर्मी बरसात तो बताया नहीं है, सीजनल में सारे आ गए, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी आ गए। क्लियर? तो अगर आपसे पूछता है डे और नाइट क्यों होता है तो बताइएगा अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमने की वजह से। और जो सीजनल वेरिएशन क्यों आता है? सीजन मतलब समर, विंटर और कौन सा? बरसात, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? अर्थ का सन के चारों तरफ घूमने की वजह से। क्लियर? अब देखो, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। जैसे जब यहाँ पे आपने देखा होगा सनलाइट जो होता है वो ठंडी में निकलता है और गर्मी में निकलता है। फर्क क्या होता है धूप का? है बताओ। धूप दोनों जगह निकलता है, ठंडी में भी गर्मी में भी। दोनों में फर्क क्या होता है? इंटेंसिटी का, बिल्कुल। तो फर्क किस चीज का होता है? देखो, इंटेंसिटी का। ठंडी में जो धूप की इंटेंसिटी कम होती है और गर्मी में ज्यादा होती है। तो ठंडी में आप 1 घंटे तक खड़े हो सकते हो धूप में, लेकिन गर्मी में आपकी हालत खराब हो जाएगी, बस है। तो गर्मी में जो धूप सनलाइट होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जबकि ठंडी में कम होती है। अब देखो इधर, क्या रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन, क्या दिस वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन, क्या जो ये वेरिएशन है टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। देखो यहाँ चीज, एक टर्म दिया है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और कह रहे प्रेसिपिटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड, देखो रेन है और स्नो है। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड रेन और स्नो। तो प्रेसिपिटेशन इक्वल टू कर सकते हैं रेन और स्नो। रेन प्लस कितनी बारिश हुई, कहते नहीं कि आज यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई है। आज यहाँ पे जो है क्या नाम है, बर्फ की बारिश हुई है, बर्फ गिरा है बहुत ज्यादा, नहीं। तो कह रहे प्रेसिपिटेशन मतलब होता है रेन और स्नो। तो रेन और स्नो को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। देखो, तो कह रहे रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन, कह रहे कि रेन एंड स्नो अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम। कह रहे जो प्रेसिपिटेशन इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम। और इन्हीं की वजह से, रेन और स्नो की वजह से मेजर बायोम बनते हैं। सच है कौन कौन? देखो यहाँ पे डेजर्ट, क्या है डेजर्ट? क्या है बोलो? बायोम। रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। तो मेजर जो बायोम बनते हैं रेन और स्नो के डिफरेंट डिफरेंट लेवल की वजह से होता है। ठीक, ये कुछ बातें हैं। कुछ टॉपिक आपको जो है जियोग्राफी जैसा लगेगा, नहीं है? नहीं लग रहा है? तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खैर, मैंने क्या क्या बताया इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला चीज, इकोलॉजी में बेसिकली 4 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या बताओ? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज और बायोम। जो बताया दिन और रात होते हैं किसकी वजह से होता है? अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमने की वजह से। और अगर आपसे पूछ बात करें सीजनल वेरिएशन, जाड़ा गर्मी बरसात क्यों होता है? तो अर्थ का सन के चारों तरफ घूमने की वजह से। दूसरी बात हमने बताया कि प्रेसिपिटेशन जो होता है वो रेन और स्नो को मिला के बोलते हैं। और जहां जहां प्रेसिपिटेशन अलग अलग लेवल होता है उस हिसाब से वहां के वेजिटेशन होते हैं, वहां उस हिसाब से प्लांट होते हैं। और कहने की जो ये रेन और स्नो होते हैं, कितनी बारिश हुई है उससे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा। और इस तरीके से वहाँ से मेजर बायोम बन जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा। अलग अलग बायोम है, जैसे वर्ल्ड के पूरे बात करें तो उसका अलग बायोम है और इंडिया के अलग बायोम। ठीक है, इस थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ये ग्राफ दिया गया, इस ग्राफ में
मैं अक्सर कराता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछा नहीं गया इससे, क्वेश्चन से पूछा नहीं गया। हर साल कराता हूँ, शायद इस बार आ सकता है। देखो पहली चीज तो ध्यान रखो, ये है क्या, ये बनाया गया है जो है आपके प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। किसी भी जगह टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मिला के ही वहाँ का जो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं वो डिसाइड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है खास बात। पहली चीज तो ये जो दिया गया है कौन सा है, वाई एक्सिस है, ये कौन सा देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है जरा ध्यान से दो, मीन एनुअल टेम्परेचर, की एम ए टी, एम ए टी मैट, मीन एनुअल टेम्परेचर। और देखो वहां पे वाई एक्सिस पे दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एक्स एक्सिस पे, मीन एनुअल टेम्परेचर वाई एक्सिस पे, पहली चीज ध्यान रखिएगा। यानी कि टोटल देखिए एक टेम्परेचर क्या होता है, बदलता रहता है, टेम्परेचर बदलता रहता है, तो कभी कुछ, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं हमेशा, मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ दिया गया, देखो -15 से लेके कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, -15 से 30 डिग्री। और यहाँ क्या दिया देखो, हाँ यहाँ जो दिया गया है कितना, 450 तक। करीब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि पूरे मेजर बायोम कितने हैं। देखो करीब बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो एक्स एक्सिस पे क्या बताया हमने, मैप, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, और जो दिया गया किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में, और टेम्परेचर किसमें दिया गया है, सेंटीग्रेड में, ठीक है। देखो तो कितने दिए, पहला दिया गया है डेजर्ट, क्या डेजर्ट, डेजर्ट है, देखो डेजर्ट देखो इतना दिया हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात यहाँ पे क्या होगा, पानी बारिश कम होती है लेकिन टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। देखो पहला होगा डेजर्ट, दूसरा क्या देखो, ग्रास लैंड, ठीक है, दूसरा कौन सा है, ग्रास लैंड, और तीसरा क्या देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या है, आप जो है जब याद करोगे तो ये क्लॉक वाइज आते देखो, ऐसे क्लॉक वाइज, ऐसे डेजर्ट, ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल रेन भी बोल सकते हो। देखो चौथा कौन बताओ, टेम्परेट फॉरेस्ट, कौन सा है, टेम्परेट फॉरेस्ट। और जो पांचवा है कौन सा है, कोनीफेरस फॉरेस्ट होता है, कैसा है ये, कोन लाइक, कोन जैसा है, कैसा है, कोन जैसा। और सबसे लास्ट होता है हमने कौन सा, 6 नंबर, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। तो कितने हो गए, तो वर्ल्ड में टोटल बायोम कितने हुए बताओ, 6 हुए, जबकि इंडिया में 4 मेजर बायोम। तो वर्ल्ड में 6 मेजर बायोम है, इंडिया में 4, कितने, 4, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये हो गया आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। याद रहेगा आपको, कैसे याद करोगे, देखो ये लिखा है डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ये आप इसको याद कर सकते हो। देखो DG, डेजर्ट, ग्रासलैंड और टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उसके बाद क्या है देखो, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट और आर्कटिक, यानी कि DGT और TC, क्लॉकवाइज में से पढ़ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेब साइकिल, क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक। तो DGT, TC याद करिए, क्लॉकवाइज में पढ़ते जाइए, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोनिफरस और आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। कौन सा कौन जैसा है क्या बताओगे, कोनिफरस होता है, कौन सा होता है, कोनिफरस। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है इसमें हाईएस्ट मैप होता है और मैट होता है, हाईएस्ट यहाँ पे MAP मैप। तो आपसे अगर पूछता है हाईएस्ट मैप और मैट कहाँ होता है, क्या बताओगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसलिए यहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बात में जानवर में अच्छे खाते हैं, ठीक। आप जाओ तो आपको ऐसे खा जाएंगे, ठीक, इतना खतरनाक जंगल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी इस्तेमाल। तो हाईएस्ट मैट और मैप की बात करें तो कौन जाएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और हम टेम्परेचर की बात करने लगे तो टेम्परेचर की बात देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, देखो डेजर्ट, कहाँ पे, डेजर्ट, सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे।
हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सीक्वेंस याद करिए, आपको सीक्वेंस पूछ सकता है कैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और टेम्परेट फास्ट देखोगे तो कैसा है, जैसे बिल्कुल ओवल शेप, कैसा है ये ओवल शेप, अंडे जैसा। टेम्परेचर कैसा है, ओवल शेप है, अंडे जैसे। इसकी वैल्यू भी हम लिख पाते हैं, उसको निश्चय में लिखवा भी देंगे, लेकिन पूछा वैसा जाता नहीं। अब यही नहीं पूछा गया, वैल्यू छोड़ो कि डेजर्ट में कितना होता है, ग्रासलैंड में कितना होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि बताइए जो आपका मेजर बायोम है वर्ल्ड के, उसमें वाई एक्सिस पे क्या रखा गया है और एक्स एक्सिस पे क्या रखा गया है, क्या बताइएगा। वाई एक्सिस पे क्या है, मीन एनुअल टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज मीन द प्रेसिपिटेशन, रेन। और कुछ जगह बारिश होती है, कुछ जगह बर्फ गिरता है, बारिश की जैसा। जैसे कहीं गया हो, किसी कोई गया है कनाडा वगैरह में, देखो बताया था वहाँ पे, बाहर गाड़ी पार्क कर दो, उसके बाद सुबह उठो तो गाड़ी गायब, क्योंकि बर्फ से पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। खैर, तो इसलिए बताइए जहाँ बारिश होती है बारिश मेजर करेंगे, जहाँ पे बर्फ गिरता है वहाँ पे बर्फ को मेजर करेंगे, ठीक। अब देखो आगे, तो ये हो गया, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेजर बायोम। कितने मेजर बायोम वर्ल्ड में, बताओ कितने, हाँ? कौन कौन बताओ। डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। क्या टुंड्रा, देखो आगे, इसको भी देख लो, देखो ठीक है। देखो ये जो दिया गया है मेजर बायोम ऑफ इंडिया, अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में कितने थे पूरे, 6। कितने थे, 6। कौन कौन बताओ जरा, है? हाँ देखो, ये जो दिया गया है पहले की बात करें तो कौन सा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा जो दिया गया है ये क्या, देखो डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस, डेसिडुअस समझते हो, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक। और ये जो दिया गया आपको नजर से आ रहा होगा, ये कौन सा है, ये डेजर्ट है। और ये क्या है बताओ, सी कोस्ट, ये पूरा समुद्र है, देखो। तो पूरे कितने मेजर बायोम हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में कौन कौन से, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। और इंडिया की बात करेंगे, बताओ, है? बोलो कितने बताओ, क्या क्या, देखो डेजर्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और क्या है, सी कोस्ट। डीडीटी से याद करना, डीडीटीएस, ठीक है। तो इंडिया में पूरे कितने हैं और वर्ल्ड में कितने हैं, देखो। तो ये कुछ बात यहाँ पे कर रहे थे, अब आ जाते हैं उधर। इसमें से कौन सा जो वर्ड में नहीं है बताओ, सी वो कौन सा, डेसिडुअस और सी कोस्ट भी तो नहीं है, सी कोस्ट कहाँ था वहाँ पे, तो डीटी याद करिए तो याद रहेगा आपको। अब आ जाओ इधर, देखो देखो जरा इसको देख लो। ये टॉपिक जो है ना बहुत थोड़ा सा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, पहले वाले चैप्टर में सब कुछ है। देखो कि रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, रीजनल किसी का पार्टिकुलर क्षेत्र, लोकल वेरिएशन विद ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ हैबिटाट। किसी जगह कैसे प्लांट रहेंगे डिपेंड करता है कि वो वहाँ का वेरिएशन कैसा है, पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ा हुआ है ना। तो कौन कौन, देखो रीजनल उस पार्टिकुलर जो क्षेत्र है उसकी, लोकल जो वेरिएशन वहाँ पे कैसा वेरिएशन है, बारिश बादल बनते हैं कि नहीं बनते, नदी तालाब है कि नहीं है, वही डिसाइड करेंगे वहाँ किस टाइप के प्लांट ग्रो करेंगे। जैसे रेगिस्तान में वहाँ कैसे नीम मिलेगा, बरगद मिलेगा, पीपल मिलेगा, आम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एरिया कैसा है, एरिड रीजन है, जीरोफिटिक एरिया है, तो वहाँ सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो अगर आपसे पूछता है, ठीक है, कि जो जो बायोम होता है, ठीक है, उसमें जो हैबिटाट बनते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, क्या बताओगे, रीजनल और लोकल वेरिएशन,
रीजनल और लोकल वेरिएशन, यहीं पे उस जगह पार्टिकुलर जगह कैसे प्लांट होंगे, कैसे एनिमल होंगे वो पाए जाएंगे। तो आप अगर पता है कि वहाँ का वेरिएशन कैसा है, पानी बरसता है नहीं बरसता, आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ किस टाइप के प्लांट होंगे, किस टाइप के जानवर होंगे। मैं रीजनल और लोकल वेरिएशन जो होते हैं यही डिसाइड करते हैं किसी जगह के हैबिटाट, ठीक, वहाँ का हैबिटाट कैसा होगा। आप देखो आगे कह रही कि मेजर बिकम ऑफ इंडिया अर्थ शोन इन फिगर 3.2 ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्टिंग नॉट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल हैबिटाट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटाट। आपको पता है कि जो हमारे इस धरती पे जो लाइफ होता है ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी जगह ही होता है, बहुत खराब कंडीशन में भी लाइफ मिल सकती है। जैसे आर्की बैक्टीरिया बताया, कितने टेम्परेचर सर्वाइव कर सकता है आर्की बैक्टीरिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सर्वाइव कर सकता है। कौन? आर्की बैक्टीरिया, ड्यू टू डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर। तरह की हमारे धरती पे तरह की और इंडिया की बात करें, बहुत सारा ऐसा होता है जहाँ पे लाइफ मुश्किल है कि वहाँ पाए, लेकिन फिर भी पाए जाते हैं। आप देखो कह रही कि हाँ, इवन कहाँ पे एक्सट्रीम हार्श हैबिtat, जैसे कि स्कोर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, इसका मतलब होता है झुलसते हुए राजस्थान के क्या रेगिस्तान, झुलसते हुए जो रेगिस्तान है वहाँ भी आगजम पाए जाते हैं। रेगिस्तान स्कोर्चिंग मतलब झुलसता हुआ, झुलसते हुए रेगिस्तान है वहाँ भी आगजम पाए जाते हैं, जबकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट नाम है चेरापूंजी, वहाँ क्या होता है हमेशा बारिश होती रहती है ना। वहाँ छाता सबके घर में होता ही है, नहीं जबकि वो छाता जरूर होता है। ठीक देखो, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट मतलब वर्षा से भीगे हुए जंगल, वर्षा से, व्हाट इज वर्षा, वर्षा इज नॉट वर्षा, वर्षा मीन्स रेन। ठीक देखो वहां पे तो कह रहे हैं यहाँ पे वर्षा से यानी पानी से, बरसात से भीगे हुए मेघालय के जंगल, है ना, मेघालय के जंगल। दूसरा हो गया यहाँ पे जहाँ पे पानी लगातार बारिश होती है। आप थोड़ा सा अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो आप बता दें अरे यार कैसा बारिश निकल ही नहीं रहा है, हमें जाना है क्लास के लिए, बारिश ही नहीं रुक रही है। वहाँ सोचो 24 घंटे बारिश होते रहते, साल के 12 मास बारिश होती रहती, तो क्या होता होगा। तो कहीं कह रहे हैं कि रेन सोक्ड वर्षा से भीगे हुए जो मेघालय के जंगल है, तो बारिश हमेशा होती रहती है, वहां भी आगजम पाया जाता है। दूसरा देखो, तीसरा कह रहे हैं यहाँ पे डीप ओशन टेंचेज, क्या है देखो, आपने किसी ने समुद्र में देखा, गए हो कोई है? नहीं गए, समुद्र में नहीं गए तो कहाँ गए। देखो ये मेरे समुद्र में ले चलते हैं आपको। ठीक, जैसे मुंबई में जैसे आपने देखा होगा वो जो एरिया है ओबराय होटल वाला, ताज वाला, ठीक है, वहाँ बहुत सारे लोग बोटिंग करते हैं, बोटिंग करके जाते हैं कहाँ पे, एलिफेंटा पे, एक पार से 2 पार। मक्के वहाँ पे इतने बड़े बड़े मिलते हैं, एक मक्का खा लो समझ लो लंच तैयार, उसी में खत्म हो गया। नहीं, और जो बोट चलता है तो यूं बोट चलता है, यूं फिर यूं चलता है, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसा लग रहा था कि इस बार गए तो अब दोबारा नहीं आएंगे, उसे हम डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे ये हमारा समुद्र है, देखो क्या उसकी लहरें बहुत तेज होती है। देखो कह रहे हैं यहाँ पे समुद्र है बहुत गहरा है, अंदर कुछ नहीं, घुसते जाओ तो घुसते जाओ, पता नहीं कहाँ चले जाओगे। कह रहे हैं यहाँ पे खाइयां होती, देखो ऐसे होते ये दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ हल्का सा जगह खाली होगा, हल्का सा, थोड़ा सा जगह खुला होता है, और यहाँ पे आपको पत्थर ऐसा लगेगा, आपको लगेगा जहाँ जमीन आ गया है, लेकिन नीचे क्या है देखो, यहाँ पे पूरा जगह खाली है। यहाँ बहुत सारी खाइयां हैं, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट जैसा अंदर घुसा हुआ पानी के अंदर। तो यहाँ अगर चले गए तो निकलना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ से कवर है पत्थर से, आप कैसे निकल पाओ, ढूंढते रहोगे ऊपर, है ना। तो कह रहे हैं कि डीप ओशन ट्रेंचेज जो अंदर खाइयां बनी हुई है समुद्र के अंदर, ठीक है, वहां भी लाइफ पाई जाती है। सोचो कि यहाँ क्या सनलाइट पहुंच पाएगी, हाँ नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि आप देखते हो आपके एटमोस्फेयर में कोई पहाड़ दिखता है, वैसे ही यहाँ समुद्र के अंदर भी पहाड़ जैसे होते हैं, और खासकर यहाँ हल्का सा खुला हुआ है, आपने देखा होगा उस पर डिस्कवरी देखा होगा, ठीक है, या ब्लू वर्ड पे देखा होगा आपने, है ना, उस पर एक चैनल है, पूरा समुद्र से पूरा सीन दिखाता है। देखो और ये अंदर घुस जाते हैं इसके अंदर, हल्का सा जगह रहेगा उसमें निकलते निकलते घुस जाएंगे अंदर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ सनलाइट भी नहीं पहुंच पाएगी, देखो सनलाइट काला कैसे होगा, देखो यहाँ पे सन की रोशनी भी नहीं पहुंच पाएगी। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि सन की रोशनी भी यहाँ पहुंच नहीं पाती, फिर भी यहाँ आगजम पाए जाते हैं। डीप ओशन दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया।
और देखो टोरेंशियल स्ट्रीम, टोरेंशियल स्ट्रीम मतलब होता है जो तेजी से बहते हुए हमारे क्या होते हैं, जो नदी होते हैं, तेजी से बहते हुए नदी हैं, आपने देखा होगा, वहां भी आगजम पाए जाते हैं, जहाँ पे रुकने कोई साधन नहीं, तो कुछ डालो तुरंत वो बहता हुआ निकल के और गया। डीप ओशन हो जाए टोरेंशियल स्ट्रीम। दूसरी बात करें यहाँ पे, और पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा है। आगे देखो, परमफ्रॉस्ट स्नो लेडन पोलर रीजन, और पोलर रीजन का एरिया जहाँ चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, हम तो पूरा बर्फ जमा रहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं स्नो लेडन पोलर रीजन, तो कह रहे हैं परमफ्रॉस्ट पोलर रीजन जो होता है वहां की बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात करें, ये हो गया पांचवा, कह रहे कि हाई माउंटेन टॉप, जो आप माउंटेन पे देखो, जो पहाड़ है, जैसे आप कोई वहां देखा होगा आपने पहाड़ पे ये कोटद्वार वगैरह कोई गया है, ऋषिकेश कोटद्वार नहीं है, तो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ ऊपर आपको लगेगा पहाड़ इतना ऊंचा है, वहाँ को कोई नहीं मिलेगा, वहाँ जाओ तो पूरी मार्केट लगी पड़ी है, नहीं है वैसे, और गाड़ियाँ बिल्कुल 45 डिग्री पे ऐसे रहती है, तो गाड़ी लेके जाते हैं, हमें लगता है कि ब्रेक फेल हो गया तो चलते हुए कितने के बाद तो खाने के लिए बहुत डर लगता है। देखो आप देखा हाई माउंटेन टॉप, और वहाँ पे क्या होता है, बहुत ऊंचाई पे जो पर्वत होते हैं वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई जानवर नहीं पाए जाएंगे, लेकिन आपको मिलेंगे। यहाँ देखो थर्मल स्प्रिंग, जो झरने होते हैं उसमें पानी पता ही आपको काफी गर्म होते हैं, तो वहाँ भी आगजम पाए जाते हैं। एंड बात करें, क्या मतलब ये हुआ, जो आपने देखा गांव में क्या होता है, गोबर उठाते हैं सुबह सुबह जाके, गाय भैंस के तबेले से गए, गोबर उठाया, उसको ले जाके जाके गड्ढा बना के वहीं जाके फेंक देते हैं, ऐसे रोज का काम होता है। तो क्या होता है, गोबर धीरे धीरे वो इकट्ठा होता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होने के बाद वो उसको हम लोग एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वहां से निकाल के फिर हम लोग खेत में डाल देते हैं, एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, जो कह रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जो गोबर डालते हैं उसमें उसमें अंदर आपको पता है मीथेन रिलीज होता रहता है, अंदर से बहुत स्मेल आती रहती है, और पूरी तरह से चारों तरफ से कवर रहता है, ऊपर से सूख गया है, अंदर तो गीला है, अंदर क्या होगा, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, वहां देखोगे तो गुबरला उसके अंदर घुसा रहता है, हल्का सा करो तो गुबरला निकल के बाहर आएगा, सोचो कैसे वहां पे अंदर सर्वाइव कर जाता है, लगातार मीथेन बन रहा है, उसके बाद भी वहां गुबरला मिल जाएगा, यानी वहां भी जानवर पाए जाते हैं, जो सड़ते हुए गोबर है वहां भी पाए जाते हैं क्या, ऑक्सीजन। यानी ये बताएगा, कुछ नाम आपको बताएंगे, कुछ नाम है जहाँ पे ऑक्सीजन पाए जाते हैं। यानी कि इवन अवर इंटेस्टाइन, अगर हम अपने इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे, हैबिटेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब, यहाँ भी माइक्रोब के पाए जाते हैं, नाम होगा इसिसा कोलाई, क्या बोलेंगे, इसिसा कोलाई। फिर तो मैंने क्या बताया, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितने बायोम बताया हमने, हाँ 6, और इंडिया में कौन कौन से बताया, 4, वर्ल्ड में कौन कौन से बताया मेजर बायोम, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट की टॉपरेट, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट, उसके बाद कॉनिफेरस, उसके बाद आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, और यहाँ पे इंडिया में कौन है अपने, डेसिडुअस, डेजर्ट, ट्रॉपिकल, सी कोस्ट, इंडिया में 4 है, वर्ल्ड में 6 है। यहाँ देखो अब कह रहे हैं कि तो चीज पाई जाती है, और किसी जगह कैसे प्लांट पाए जाएंगे, कैसे एनिमल पाए जाएंगे, तो कौन डिसाइड करेगा, रीजनल और लोकल वेरिएशन, वहां पे क्या पानी में बदलाव हो, पानी कैसा है, वो सारी चीज डिसाइड करेंगे, वहां पे हैबिटेट कैसा होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। है ये सारी चीजें मैंने बता दिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, रीजनल और लोकल वेरिएशन, ठीक है। तो देखो, तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सा इंट्रोडक्शन के बारे में, कैसे कैसे जानवर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है वहाँ पे लाइफ पाई जाती है। अब करें यहाँ पे, तो हो गया भैया कहाँ भागे जा रहे हैं हम, देखो इसमें हमने बताया था ऑर्गेनिज्म के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, दोनों चीजें मैं आपको बता ही चुके थे यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है ना। देखो व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू द सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट डिफरेंट जो हैबिटेट होते हैं उसके की एलिमेंट क्या होते हैं जो उसको हैबिटेट को बनाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन देखो, टेम्परेचर, दूसरा क्या देखो वाटर, और क्या देखो लाइट, और क्या देखो सॉइल। कितने हो गए एबायोटिक फैक्टर, 4। कितने, 4 जो है एबायोटिक फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। ठीक, अब कह रहे हैं कि वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको केमिकल, यानी एबायोटिक की बात करें, फिजिको केमिकल एबायोटिक कंपोनेंट अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। क्या कह रहे हैं, मतलब कहने की जो सिर्फ एबायोटिक जो फैक्टर है वो वहां के ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से हैबिटेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। भाई जहाँ कोई जगह है वहां पर अगर सनलाइट होगा, पहाड़ होंगे, ठीक है, और कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा तो कैसे बनेगा वो, इकोलॉजी बोलेंगे, नहीं बोल सकते। वही कह रहे हैं यहाँ पे फिजिको केमिकल्स यानी एबायोटिक कंपोनेंट अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। उसके साथ भी और भी होना चाहिए, द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक एंड कंपोनेंट आल्सो। हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट होना चाहिए और एबायोटिक कंपोनेंट भी होना चाहिए। बायोटिक क्या कहते हैं, जैसे पैथोजन बीमारी का करते हैं, पैरासाइट, और क्या देखो प्रेडेटर, और क्या देखो with which they interact also. We assume that over a period of time the organism had selection to optimize survival and reproduction in its habitat. अब करें कि इसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं समय के साथ। मान लो राजस्थान का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया और 50 डिग्री हो गया, 70 हो गया, क्या होगा, कुछ आगे जब वहां पे मर जाएंगे, कुछ जिंदा रहेंगे वो आगे चल के वो सर्वाइव करेंगे। तो ठीक बात करें यहाँ पे देखो, कह रहे कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, यानी हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक टॉलरेटिंग पावर होती है। ठीक है, जैसे आपको कोई बोलता रहता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पेन लेके चला गया आपको छोटा भाई, ठीक, आपने ऐसे नजर गई, पेन लेके चला गया, क्या उसकी तरफ क्यों देख रहे हो, आप अचानक है देखो करता है, देखो उसके बाद आप पढ़ रहे हो, आप ग्लास रखे हो, बोतल रखे हो पीने वाला, वो कोई उठा के लेके चला गया है, ठीक, छोटा भाई आप नजर इधर करते तुमने उठा के लेके चला गया, उसके बाद आपका गुस्सा पारे पे नहीं, अब क्या होगा, जैसे छोटा इंतजार करते रहो, आने दो बेटा तुम बता दे तुमको, जैसे पकड़ा, अरे अच्छा तुम थे, पट 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 गिर दिया उसको, क्या है टॉलरेंस पावर, आपकी सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है, नहीं इसलिए उसको पीटना शुरू कर दिया आप। देखो कह रहे कि यहाँ पे ईच ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, उसकी अपनी एक टॉलरेंस पावर होती है, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल। यहाँ देखो ये जो टॉपिक है, जैसे आपका अपना एक एटमॉस्फेयर होगा, आपके फ्रेंड सर्किल एक फिक्स हो गए 5 6 8 10 जो भी हैं, ठीक, और आपका स्कूल, वहाँ के फ्रेंड सर्किल, आपका घर, एक एक एरिया बन गया है, उस एरिया के बारे में आपको पता है, आप कहीं घूमने गए हैं तो उसके बारे में जानकारी है कि भाई आप मान लो शिमला चले गए तो शिमला के बारे में आपको आइडिया है, पास में कुछ, लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते हो। वही कह रहे हैं कि आपका एक अपना एक रोल है, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में जहाँ जहाँ लोग आपके बारे में जानते हैं आप उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कह रहे कि ईच ऑर्गेनिज्म, और इस अगर अगर इसमें प्रेजेंट टाइम बात करें कि इंडिया में आपका रोल क्या है, इंडिया में आपका रोल क्या है, तो क्या बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे इंडिया में आपका रोल क्या है। एक चीज तो क्लियर हो गया कि आप इंडिया में रहते थे कि नहीं, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या है ये इंडिया में, मनुष्य क्या है बोल रहे हैं, हैं फ्यूचर, आप फ्यूचर हो, फ्यूचर कह रहे फ्यूचर, अरे प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आप क्या कहोगे कि मैं इंडिया में रहता हूं और मैं एक स्टूडेंट हूं इंडिया में, कहाँ पे, यूपी में, और यूपी में कहाँ पे, लखनऊ में, और लखनऊ में कहाँ पे, महानगर में रहता हूँ, मान लो थोड़ा एग्जाम्पल करो, और मैं एक मेडिकल एस्पायरेंट हूँ, ठीक है, मेडिकल नीट की कोचिंग करता हूँ, आगे फ्यूचर में हम एक अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं और लोगों की मदद करने वाले हैं। बस मैं, ये आपका रोल हुआ समाज के लिए। ये जितनी चीजें मैंने बताई आपकी, इसी को बोलते हैं निके, क्या बोलते हैं निके। आपका रोल क्या है, पेशेंट का आप ट्रीटमेंट करोगे, इलाज करोगे, बस में, तो ये क्या हो गया, आपका रोल हो गया, आपका काम हो गया। इन्हीं चीज को किसी भी हर आगजम का ऐसा ही होता है। जैसे मान लो कोई सफाई वाला है, उसको भी ऐसे बता सकते हो कि जो सफाई वाला है कहाँ रहता है, हमारे इंडिया में, वहाँ कहाँ पे, लखनऊ में कहाँ, महानगर में, उसका रोल क्या है, वो सुबह शाम जो है पूरा हमारे आसपास की चीज़ों को सफाई करता है, ये उसका काम हो गया।
तो जो आदमी वहाँ रहता भी है, जो आदमी जहाँ रहता हो वहाँ काम करता हो, तो रहने का स्थान और उसके काम दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, निके। क्या बोलते हैं, निके। कई बार एग्जाम में आया है। मैं कुछ देखो, कह रहे ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन, इनवेबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे दो चीजों से है। जब भी रिसोर्स की बात आएगी दो बातें आएगी। पहला क्या होगा, देखो फूड आएगा, क्या, शेल्टर, खाना और रहने का स्थान, रिसोर्सेज की बात कर। ठीक, तो कह रहे हैं कि वहां पे जो रहेगा, जो भी कर्मचारी है, सफाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो खाना चाहिए, वहां खाना मिलना चाहिए, साथ में रहने की जगह। तो कैसा खाना खाता है, उसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और कैसे वो रह रहा है, वो सारी बातें। इट यूटिलाइज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम में वो क्या कर रहा है, इकोसिस्टम वो क्या कर रहा है, वो सफाई कर रहा है, एटमॉस्फेयर को नीट और क्लीन कर रहा है। ये तो मैंने बताया आपकी जो सफाई कर्मी उसके टर्म में, लेकिन ये किसी के टर्म में हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के टर्म में हो सकता है। बस मैं कुछ कह रहे कि ऑल दिस टुगेदर कंप्राइजेस निके, और इन्हीं को सबको मिला के हम लोग बोलते हैं क्या, निके। कॉमनली बोलेंगे इकोलॉजिकल निके। क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल निके। ये जो लाइन है इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निके क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो मैंने बताया आपको, ये एबायोटिक फैक्टर हो तो आपको पता ही है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और बायोटिक के बारे में आपको पता है, पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, ये सब आपको पता है कि बायोटिक में क्या आता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो कुछ जो पुराने भी बुकें होंगी उसमें ये नहीं दिया होगा, और पीछे दिया होगा, तो ढूंढे नहीं। हाँ, नहीं मिला, पीछे देखो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में जब खत्म हो जाते चैप्टर पूरे। अरे यार इसको कैसे समझाएं, लास्ट मतलब लास्ट होता है। हाँ, सप्लीमेंट्री में, बिल्कुल सही जवाब आयुषी का, सप्लीमेंट्री पे मिला नहीं, सभी हाथ है, ज्यादा पुरानी है बाबा आदम के जमाने की दी है। देखो यहाँ देखो, एनसीईआरटी रखे रहते हैं कुछ लोग ना, कुछ पढ़ोगे उसके बाद जब तो आपके बच्चे आएंगे उनको पढ़ाना, फिर उनके बच्चे आएंगे वो भी सिम पढ़ लेंगे, है ना। देखो अब देखो क्या कह रहे हैं, अब देखो तो निके क्लियर हो गया। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी आग जम का जहाँ पे वो रहता है उसके बारे में, और साथ साथ खाता कैसा है, ठीक है, वो सारी चीजों का, उसका रोल क्या है, काम क्या करता है, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो फैक्टर होंगे, बेसिकली दो टाइप के होंगे, मेजर बायोटिक फैक्टर। एक होंगे एबायोटिक और एक होंगे बायोटिक। हालांकि मैंने इसमें बता दिया कितने फैक्टर बताया, बेसिकली टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉलिड कैसे हैं, एबायोटिक फैक्टर। इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले कौन आएगा, टेम्परेचर। क्या आएगा, टेम्परेचर। ठीक है, देखो 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 टेम्परेचर की बात करें कि ये एबायोटिक फैक्टर है, और दूसरी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, नॉन फैक्टर। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर, और दूसरा कौन सा है, वाटर। दूसरा कौन सा है, वाटर। यहाँ देखो, यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड पोल। ये देखो आप अर्थमैग्नेटिक में पढ़ोगे आप ऐसे, देखो ये क्या है, इक्वेटर, और ये क्या है, देखो पोल। मान लो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है, दो पोल है, ये पोल है। ठीक, ये क्या कह रहे थे, ध्यान से कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। कह रहे जो टेम्परेचर होता है वो जब हम इक्वेटर से कहाँ चलते हैं, पोल पे, यानी इक्वेटर से पोल पे, तो क्या जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल है चाहे साउथ पोल है, दोनों बातें हैं उसमें। हम अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हमेशा घटता है, क्या होता है, घटता है। आगे देखो दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, टुवर्ड्स द पोल एंड फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन टॉप,
ऐसे ही प्लेन टू माउंटेन टॉप, जैसे प्लेन मतलब मैदानी भाग, और ये मान लो पर्वत है, क्या है, पर्वत। ये प्लेन मैदानी भाग और ये पर्वत। जब इधर से जाते हैं इधर तरफ, तो भी क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। तो प्लेन से माउंटेन तरफ जाएंगे तब भी टेम्परेचर घटेगा, और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तब भी टेम्परेचर घटेगा। कौन सा, नॉर्थ पोल की साउथ पोल, दोनों। नॉर्थ पोल साउथ पोल किसी तरफ जाएगा टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, घटता है, ध्यान रखिएगा। तो प्लेन से माउंटेन तरफ जाएंगे तब भी घटेगा, माउंटेन, प्लेन से माउंटेन जाएंगे तब भी घटेगा, इक्वेटर से पोल जाएंगे तब भी घटेगा। बस है कुछ, ठीक है। अब देखो आगे, अब कह रहे कि इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो, व्हाट इट मीन द सब जीरो, नेगेटिव। क्या हुआ, सीखा क्या हुआ, पानी पी लो, पानी ले तो पीते रहो, जब तबीयत गड़बड़ तो पानी पीते रहा करो, पिलाओ उसको, नाक दबा के पिलाओ, पिलाओ पिलाओ पियो। जब भी तबीयत गड़बड़ हो तो पानी नहीं पिया करो, पानी पीने से आपकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन कौन सा है, पानी, ठीक है। पानी पीते रहो, जब भी कोई पेट, खासकर जो पेट में दिक्कत हो कभी, ठीक है, कभी डिहाइड्रेशन हो गया या पेट खराब हो जाए, वोमिटिंग वोटिंग, तो पानी आप ज्यादा यूज करो, ठीक। देखो आगे, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो, थोड़ा मौसम में गड़बड़ चल रहा है इस समय, वायरल फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, डेंगू के और साथ में आपके ये टाइफाइड के, है ना। तो बाहर की चीजें थोड़ा सा अवॉइड करो जब तक पूरा थोड़ा सा दीपावली वगैरह निकल नहीं जाता। यहाँ पे जॉन्डिस वगैरह हो गया, बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। देखो अब कह रहे हैं कि जो प्लेन से माउंटेन तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटता है। कह रहे हैं कि इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो, समझो मतलब जीरो से नीचे, मतलब निगेटिव में, इसमें निगेटिव में। कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऐसा भी होता है जहां पे निगेटिव में भी होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। यहाँ देखो, सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज, माइनस होता है, एंड हाई अल्टीट्यूड टू ग्रेटर देन 50 डिग्री इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है वहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। और कह रहे हैं कि जहां पे पोलर एरिया होता है, जहां पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होते हैं, वहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है। यही पोलर एरिया, जब पानी जो है पोलर के फॉर्म में, आइस के फॉर्म जमा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये पोलर वाले एरिया जो अब डिजॉल्व हो रहे हैं, गलना शुरू हो गए हैं। अब क्या होगा, इसका पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में, और समुद्र में जाएगा तो पानी का लेवल क्या होगा, फिर ये बढ़ेगा। और जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो सबसे पहले जो मुंबई डूबेंगे, मद्रास, चेन्नई, ये सब डूब जाएंगे। लास्ट में हम लोग का नंबर आएगा, हम लोग भी उसी में डूब जाएंगे। नहीं, देखो ग्लोबल वार्मिंग बात करें, देखो यहाँ पे, अब करें यहाँ पे, देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग। कह रहे हैं कि थर्मल जो स्प्रिंग होता है, आप देखो झरने जो होते हैं जहाँ पानी काफी गर्म होता है, एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, वेंट बोलते हैं मुहाने को, जहाँ पे 3-4 नदियां आके मिलती है और सारा मिलने के बाद फिर आगे चल के एक रास्ते में वो निकल जाती है। डीप सी काफी गहरा जो समुद्र है, ठीक है। और वहां पे जो कह रहे पानी आती है, जहाँ बहुत सारे नदियां आके मिलती है, वहां की बात करें, वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री, वहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। कह रहे हैं कि इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो, अखर तो खत्म हो गया छोड़ो। तो कहने मतलब यहाँ पे हो गया कि टेम्परेचर जहाँ पे 0 डिग्री से कम है वहां भी आगजम मिलेंगे, 100 से ज्यादा होगा तो वहां भी आगजम आपको मिलेंगे, ठीक। जैसे बैक्टीरिया के बारे में बात कर ही रहे थे, तो क्या बताया, प्लेन से माउंटेन तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटता है, और इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटता है, चाहे वो साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल। एक ही चीज याद रखिएगा, घटने वाला, दोनों मत याद कर लीजिएगा। देखो आगे, अब करिए कि जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं कि जो मैंगो ट्री होता है, मैंगो ट्री है ना, मैंगो समझ में आया, दशहरी हो चाहे कोई भी हो, डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो कहाँ, टेम्परेट कंट्री लाइक कनाडा एंड जर्मनी, जहाँ का हिटलर था, आम खा खा के मर गया। देखो अब कह रहे हैं कि मैंगो ट्री अरे हिटलर जो है उसकी बात कर, देखो कह रहे कि मैंगो ट्री होता है वो कनाडा और जर्मनी में ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका हैबिटेट जो है वो अलग है ना। देखो तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे करें, देखो कह रहे कि टेम्परेट कंट्री लाइक कनाडा एंड जर्मनी, ये कनाडा और जर्मनी ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक। देखो कह रहे इसी तरह से स्नो लिपर्ड होता है, क्या होता है, स्नो लिपर्ड की बात कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है, फिर से देखो यहाँ पे, तो प्लेन से माउंटेन तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा,
और पूरे एबायोटिक फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? टेम्परेचर। और सेकेंड मोस्ट जो होगा वो वाटर होगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल ही जीवन है। देखो इधर, जल ही जीवन है। यहाँ देखो, जल ही जीवन। देखो यहाँ पे, इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी, कह रहे हैं कि जो कनाडा और जर्मनी में अगर हम आम को उगाना चाहे तो वहां ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक, देखो अब कह रहे हैं कि एंड स्नो लिपर्ड की बात कर रहे हैं। स्नो लिपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, और ये केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा। एंड ट्यूना फिश की बात करते हैं, ये जो है आपका ट्रॉपिकल लेटीट्यूड के आगे जाएंगे ओशन में तो ये भी नहीं मिलेगा। तो ट्यूना फिश की बात करेंगे तो ये ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में नहीं मिलेगा। मैंगो ट्री कनाडा और जर्मनी में ग्रो नहीं करेगा। और बताया था स्नो लिपर्ड जो है वो केरला नहीं पाया जाता, क्योंकि इनका हैबिटाट अलग अलग है। नहीं, जैसे मछलियां हैं, मछलियों निकाल दो और उनसे बोलो कि आज तुम हमारे कमरे में रह जाओ, पानी से निकल आओ, बहुत हो गया पानी में, क्या होगा? मछलियां जिंदा रहेंगी? मर जाएंगी वो। नहीं, देखो वही कह रहे हैं यहाँ पे, लिमैक्सम व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट द काइनेटिक ऑफ एंजाइम। अब एक चीज देखो यहाँ बताया गया है, यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर। कह रहे हैं कि आप जो टेम्परेचर का जो महत्व है उसको आप क्या कर सकते हो? अप्रिशिएट कर सकते हो, उसको सराहना कर सकते हो, तारीफ कर सकते हो। क्यों? देखो कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट द काइनेटिक ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की काइनेटिक को राइज करता है एंड थ्रू इन द मेटाबॉलिक एक्टिव अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी में जो है एंजाइम पाए जाते हैं। बिना एंजाइम के खाने का डाइजेशन हो सकता है? खाने का डाइजेशन नहीं होगा तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जो एंजाइम होते हैं या कैटलिस्ट होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। करते नहीं करते? एक होता है कैटलिस्ट, एक होता है एंजाइम। काम दोनों को लगभग एक ही जैसा है, फर्क क्या है दोनों में? क्या क्या कह रहे हो? कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी हो सकता है, नल भी ना, नॉन ऑर्गेनिक एलिमेंट हो सकता है। देखो इधर, इधर बताओ आफरीन, क्या? देखो अधिक एंजाइम की बात करें, कैटलिस्ट की बात करें, ये कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, एलिमेंट, कोबाल्ट, आयरन, है ना, नया मटेरियल होता है। जैसे जो एंजाइम होता है ये हमेशा लिविंग पाया जाएगा, कैटलिस्ट लिविंग में नहीं होता। ये रिएक्शन होते हैं उसमें होते हैं। तो जो एंजाइम होता है उसकी बात करें, दोनों में खास बात क्या है? देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा? इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंजाइम में भी सेम चीज है, एंजाइम में भी सेम चीज है, इसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक। और देखो, और टेम्परेचर बढ़ाया, एक्टिविटी इसकी बढ़ गई, इसकी भी बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ाया, एक्टिविटी और बढ़ेगी, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी? घटना शुरू हो गया। क्या हो गया था? हाँ देखो इधर, इसका ग्राफ जो बनता है देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ देखो कह रहे हैं कि जो एंजाइम की बात करते हैं, देखो पहले के टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और उसके बाद अगर बढ़ाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? घटती जाएगी, क्योंकि इस टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, लेकिन कैटलिस्ट डीनेचर्ड नहीं होता है। दोनों में ये बेसिक फर्क है। एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी बढ़ने जगह घटने लगेगी, लेकिन कैटलिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है। अब एक चीज और देखा होगा आपने कि ठंड के दिनों में जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो आपको पढ़ने होने का मन नहीं करता, ये मिलता है कि रजाई ले लो और घुस जाओ उसके अंदर, फिर सोते रहोगे। इनएक्टिव, आपको अनइजी सा लगता है, लगता नहीं लगता है? उसकी वजह क्या है? आपको बिल्कुल फीलिंग, अच्छा फीलिंग नहीं होता है। बाहर वो उसमें ठंड लग रही है, कहाँ पर हो बैठ के, है ना, तो होता क्या है? देखो उसमें पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं कर पाते हो, नहीं। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, लेकिन आप देखो हाँ, उसमें होता क्या है, जो एंजाइम होता है टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है। देखो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, देखो ये टेम्परेचर कम होता जाए तो बॉडी पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाए तो आपको अनईजी से लगता है, अजीब से लगता है। ऐसे गर्मी में भी होता है। गर्मी में देखो कि जब धूप बहुत तेज हो
रात में हो, ठीक है, तो धूप बहुत तेज, आपने देखा होगा 12 बजे रात तक भी पूरा बिस्तर जो है आपका गर्म रहता है, पता है, आप उसमें सो नहीं पाते हो, सोते जैसे लग नीचे भट्टी जल रही हो आपकी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो कि गर्मी के मारे नींद नहीं आती आपको। वही बात है कि जब आप गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी फिर, कम हो जाएगी, कम हो लगेगी, उस समय से हमसे होता है। तो एंजाइम पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी फंक्शन कैसा होगा। आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर है, जो एंजाइम है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बस में कुछ वही चीज़ यहाँ देखो बताया गया। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इफ यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते देखो, इफ यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरीथर्मल। पूछा गया इस बार आया नीट, यूरीथर्मल है ना। तो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाएंगे तो बोलेंगे यूरीथर्मल, लेकिन but a vast majority of them restricted to a narrow range of temperature, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द यूरीथर्मल ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर। जो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं यूरीथर्मल, जो कम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाते हैं हमको इस दोनों थर्मल। समझ में? तो ये डन ऐसे साल्ट वाला कंसंट्रेशन है। इससे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़्यादा साल्ट कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्या बोलेंगे, यूरीसेलाइन, है ना। जो कम होते हैं उसको यूनोसेलाइन, ठीक है, थोड़ा उसको ध्यान रखें। तो स्टेनोथर्मल और कौन सा हो गया, यूरोथर्मल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछे गए, पूछे जा चुके, ठीक। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन ए लार्ज एक्सटेंट ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया। देखो, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन द लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है, इसी बात पे डिपेंड होगा कि वो कहाँ कहाँ मिलेगा। जैसे हमने देखा होगा ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, इनके लिए टेम्परेचर पानी चाहिए होता है, जहाँ जहाँ पानी मिलेगा वहाँ दिखाई देंगे, जहाँ पानी मिलेगा दिखाई नहीं देंगे। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जिसमें जैसे हम लोग में क्या है, हम लोग को ठंडी में डाल दो, गर्मी में डाल दो, बरसात में डाल दो, सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता जैसे ठंडी आए हम लोग चले गए ऊपर, गर्मी आए अरे हर चले गए ऊपर, बरसात आए बारिश हो गए चले गए, ऐसा तो नहीं होता। तो हम लोग के अंदर क्या है, ह्यूमन की बात करें तो हर कंडीशन को, हर सीजन की बर्दाश्त करने की कैपेसिटी पाई जाती है। और इसी वजह से दुनिया के हर कोने में, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ भी आदमी मिल जाएगा आपको, बात में। तो ह्यूमन जो है होमोसेपियंस, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। उसकी वजह क्या बताई, हम लोग को जो थर्मल टॉलरेंस पावर काफी ज्यादा है ना। देखो वही कह रहे हैं कि द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटरमाइन लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल एरिया। तो कितने एरिया में पाया जाएगा ये डिपेंड करता है वो टेम्परेचर कितना बर्दाश्त कर पा रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। देखो रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, क्या बताया, रीजनल और लोकल वेरिएशन ये क्या डिटरमाइन करते हैं, अरे यार, रीजनल और लोकल वेरिएशन क्या डिटरमाइन करते हैं, वहां का वेजिटेशन, वहां पेड़ पौधे कैसे हैं, बस में। और कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाएगा वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है वो ऑर्गेनिज्म किस लेवल तक पाएगा। ज़्यादा वेज उनको अंदर है तो हर जगह मिलेंगे, ह्यूमन की बात तो हर जगह, रूरल एरिया में जहाँ वहाँ आदमी नजर आ जाएगा, कंटो कंटो पहले को मोपराफर लगाए हुए मिल जाएगा। रेगिस्तान में जाकर वहाँ भी आदमी मिल जाएगा भांगड़ा करते हुए, नहीं तो हर जगह आपको, ठीक, साउथ अफ्रीका, युगांडा, कहीं भी जाओ आप, श्रीलंका, हर जगह आपको मिल जाएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे, कैन यू थिंक ऑफ ए फ्यू जो भी थर्मल है, थर्मल एनिमल एंड प्लांट, थोड़ा इसको मिल जाएगा आपको, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्या हाँ आया। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं। हमने क्या बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना पाया जाएगा डिपेंड करता है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा डिपेंड करता है, वो कितना टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है। और आप टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, जैसे बाहर निकले तुरंत ही पसीना, अरे यार बहुत गर्मी, अच्छा हुआ हम घर ही में थे, फालतू चले आए इधर, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं टेम्परेचर, एग्जाम कैसे देंगे वो। और एग्जाम रूम में जब सेंटर पहुंचेंगे, अरे यार पंखा भी नहीं चल रहा है, एसी भी नहीं लगा, कैसे एग्जाम देंगे, उनको सरदर्द बन गया है, क्योंकि 24 घंटे तो एसी के अंदर घुसे रहते थे, पहली बार एग्जाम देने के लिए बाहर निकले हुए हैं, नहीं है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग क्या है, जो गांव का बंदा क्या होगा, टेम्परेचर हो, बारिश हो, छाता लेके पहुंच जाएगा वो, नहीं भीगते कांपते पहुंच जाएगा सेंटर पे, और तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फैन चले तो नहीं चले तो, देखो जो उसका क्वेश्चन पेपर होगा उससे हिला हिला क्वेश्चन करेगा, वो करेगा, ठीक है वो मार्क, तो वो चल जाएगा।
कह रहे कि इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। आपने देख लिया होगा लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हर साल बढ़ता है, बस में 0.6 डिग्री, और इस वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज कुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ द समस्या टू बी अफेक्टेड। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ आगजम इस दुनिया में रहे ना, गायब हो जाए? बिल्कुल गायब हो जाए। बहुत सारे आगजम अब तक विलुप्त हो चुके हैं, में बहुत सारा, तो कह रहे ऐसा हो सकता है बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आदमी भी सर्वाइव कर लेगा, बाकी जो आगजम है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। खैर, तो ऐसे आगजम जो काफी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, काफी रेंज को, हाई रेंज को बोलेंगे क्या? यूरी थर्मल। क्या बोलेंगे? यूरी थर्मल। जो कम रेंज टेम्परेचर बर्दाश्त करते उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। क्लियर हुआ? बात नहीं करो। देखो, तो पहला इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा था? ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा क्या हमारे पास? वाटर। दूसरा हमारे पास क्या है? वाटर। देखो, वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये है अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर। आप लोग जानते हो जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, लाइफ की ओरिजिन हुई कहाँ हुआ है? पानी में हुआ है। कहाँ हुआ? पानी में। कह रहे कि यहाँ पे इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेट इन वाटर एंड इट्स अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। इसकी जन्म जो है वो पानी में हुई है, और ये पानी के बिना रह भी नहीं सकता। आप रह सकते हो? फिर मछलियां रहती है, आप भी नहीं रह सकते। क्यों? आपको पानी ना दें एक हफ्ते तक, लोग क्या हालत होते बस में। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आगजम है उनकी जो ओरिजिन हुई है वो कहाँ हुई है? पानी में। और कोई भी आगजम ऐसा नहीं है जो बिना पानी सर्वाइव कर सकते। कोई प्लांट हो उसको पानी मत दो, सर्वाइव करेगा? सूख जाएगा। कोई भी ले लो आप, तो पानी तो चाहिए चाहिए। ठीक, यहाँ देखो, जैसे मधुमक्खी होती है, उसको पानी मत दो, शहद बना पाएगी? नहीं बना पाएगी, है कि नहीं? देखो, इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। Its availability is so limited in desert that only special adaptation make it possible for organism to live there। अब कह रहे हैं कि जो कैक्टस की बात करते हैं, डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं, तो अगर वहां देखो तो पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, और इसी वजह से वहां प्लांट आपको नाम मात्र दिखेंगे, और ऐसे प्लांट मिलेंगे जो झाड़ियां होती है, इसमें कांटे होते हैं, कैक्टस टाइप के। तो बहुत सारे प्लांट आपको वहां पे नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पानी बहुत ही कम होती है। देखो, दूसरी बात कहते हैं प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो हेवली डिपेंडेंट ऑन द वाटर। प्रोडक्टिविटी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, और कह रहे हैं किस पे डिपेंड करता है? एंड एडेप्टेशन। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो हेवली डिपेंड ऑन द वाटर। देखो, टेम्परेचर तो डिपेंड करता ही था, टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही है, लेकिन कह रहे हैं कि वाटर पे भी डिपेंड करता है, कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, वाटर डिपेंड ऑन द हेवली डिपेंडेंट। तो ये ध्यान रखिए, प्रोडक्टिविटी और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट is also heavily depend on the water। इस हमने बताया था लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस। लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस, कौन सा आगजम कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, वो डिसाइड करेगी वो आगजम कितने लेवल पे पाया जाएगा, कहाँ कहाँ मिलेगा। ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता हो, ज़्यादा पाया जाएगी। साउथ अफ्रीका में टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के आदमी को साउथ अफ्रीका भेज दो, नहीं तो आदमी भेज सकते, बहुत सारे जानवर अगर साउथ अफ्रीका में डालोगे तो मर जाएंगे। नहीं, वैसे ही बात करें यहाँ पे। तो कह रहे जो प्रोडक्टिविटी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? प्लांट का। यहाँ बात कर रहे हैं किसका? प्लांट का। वो किस पे डिपेंड करता है? हैवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो प्लांट का प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ज्यादातर किस पे डिपेंड करेगा? वाटर पे। पानी नहीं देखो तो पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, लेक्स, रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट ट्रू। आपको ऐसा लगता होगा कि जो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, उसको उठा के आपका, अगर मान लो नदी वाले कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको डाल दो समुद्र में, तो आपको ऐसा लगेगा यार समुद्र चला गया, उसको पानी तो बहुत ज़्यादा मिल गया, घूमने जगह बहुत मिल गया, तो उसको मज़ा आता होगा। कैसा होगा? है? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम था, नमक कम था, और उसको आपने कहाँ डाल दिया? समुद्र में डाल दिया, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, सफोकेशन होगा उसको। नहीं, वही कह रहे हैं यहाँ पे। देखो, तो कह रहे हैं कि जिससे प्लांट कह रहे हैं कि लेक्स एंड रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट ट्रू। कहने ऐसा नहीं है, उसको प्रॉब्लम होगी। यानी फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी मतलब केमिकल कंपोजिशन, पीएच, केमिकल कंपोजिशन हो गया, पीएच हो गया ऑफ वाटर
बिकम इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम साल्ट की बात करें, समुद्र के पानी का, तो समुद्र का पानी काफी खारा होता है, ठीक। बाकी जो पानी होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। फिर द साल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड, जो साल्ट कंसंट्रेशन होता है उसको पीपीटी मेजर करते हैं। किसमें? पीपीटी बोले तो पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है, बोलेंगे पार्ट्स पर थाउजेंड। तो इसके बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे। अब कह रहे कि ये इज लेस देन कितना, 5 इन लैंड वाटर। इन लैंड वाटर मतलब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाटर टेबल की। जब आप पाइप डालते हो बोरिंग करके तो पानी निकलता कौन सा वाटर होता है, इनलैंड वाटर। यानी इनलैंड वाटर में जो साल्ट कंसंट्रेशन 5 पीपीटी से कम होता है, 5 पीपीटी से कम होता है। जबकि सी की बात करें तो 30 से 35 होता है किसमें, और 8 से ज्यादा होता है किसमें, हाइपर सेलाइन लगून में। कहाँ पे, हाइपर सेलाइन लगून में। यहाँ पे ये कट रहा है, इसमें मैं दूसरे पेज पे करता हूँ, देखो। ठीक है, तो इनलैंड वाटर में कितना है देखो, साल्ट कंसंट्रेशन, साल्ट क्वालिटी देखो, ये मैं कर दूं, देखो ठीक है, ये क्या है, इसमें इनलैंड वाटर कितना था बताओ, लेस देन 5। सी वाटर में 30 से 35 ना, 30 से 35। और बात करें यहाँ पे हाइपर सेलाइन लगून, ये क्या होता है लगून, हाइपर सेलाइन लगून किसमें होता है, 100 से ज्यादा, क्या बी बी सी, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा सी सी सी, मतलब क्या है, पार्ट्स पर थाउजेंड। इनलैंड वाटर में 5 से कम, सी वाटर में 30 से 35, हाइपर सेलाइन लगून कितना है, 100 से ज्यादा, 100 पीपीटी मतलब 100 पार्ट पर थाउजेंड, 30 to 35 पार्ट पर थाउजेंड, लेस देन 5 पार्ट पर थाउजेंड। ये क्या बात करें हम लोग, साल्ट कंसंट्रेशन। ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक, मैचिंग करके पूछ सकते हैं ऐसे मिलाने के लिए। चलोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो हाँ, क्या लगून, क्या होता है लगून, तो बुरे मेरे से पूछ रही है। लगून जो चारों तरफ से एक टापू होता है, और चारों तरफ से ये किससे कवर होता है, समुद्र से कवर होता है। एक टापू होगा, वो खाली जगह पड़ा होगा, आपने देखा होगा, और चारों तरफ से पानी पानी, मतलब आप उसमें डायरेक्टली जाना चाहे तो जा नहीं सकते, दैट इज लगून। बात में देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। इसके बाद देखो, सम आगजम आर टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैनिटी, कुछ ऐसे आगजम होते हैं, ठीक है, सम आगजम, सम आगजम टॉलरेंट वाइड रेंज ऑफ सैनिटीज, तो क्या बोलते हैं, यूरी हेलन। अभी टेम्परेचर वाला आया था, लास्ट टेम्परेचर स्टेंट को बर्दाश्त कर ले तो यूरी थर्मल, लास्ट कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर लेंगे तो यूरी हेलाइन, वैसे ही है बस में। और कह रहे हैं यहाँ पे, बट अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज, इसको बोले क्या, स्टेनो हेलाइन। कम टेम्परेचर बर्दाश्त कर ले तो स्टेनो थर्मल, और कम साल्ट को बर्दाश्त कर ले तो स्टेनो हेलाइन, दोनों एक ही जैसा है। मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। देखो कुछ फ्रेश वाटर, अगर जैसे अमीबा होता है, फ्रेश वाटर अमीबा को अगर साल्ट में डाल दोगे तो क्या होगा, तो सारा पानी बाहर हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जो अगर फ्रेश वाटर को समुद्र में डाल दोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समुद्र वाले को नदी में डाल दोगे तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर जो एनिमल होता है कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा, उल्टा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है इसमें, समुद्र में, तो इसको क्या करेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वाटर की, किसकी, वाटर की।
तो वाटर कह रहे हैं कि यहाँ पे लैंड वाटर के लिए कितना था बताओ, <5। सी वाटर के लिए 30 से 35, हाइपोस्फीयर लगून के लिए greater than 100। और ये हमारे पास है कौन सा, तीसरा, और ये कौन सा है, लाइट। यहाँ देखो, सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy. We can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. क्या हो गया, टाइम देखती रहती हो क्या, कौन पीछे वाला, इनको आंखें देखो, पीछे वाला बताया तो होती नहीं, टाइम कैसे होश हो गया, तो नहीं देख रही हो, ऐसे देख रही हो। यहाँ देखो, कहने की जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट की बात करते हैं, है ना। अगर सनलाइट नहीं होगा तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए तो क्या गेहूं बनेगा, चावल बनेगा, रोटी बनेगा, पुलाव बनेगा, बिरयानी बनेगी, नहीं बनेगी तो खाएंगे क्या, है ना। वही कह रहे कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो सारे आदमी कहाँ डिपेंड करते हैं, लाइट पे। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, बताएगा हर बहुत सब की बात करते हैं, growing in forest are adapted to photosynthesis optimally under very low light conditions। यानी कुछ प्लांट ऐसा होता है जिनको कम लाइट मिल जाए तब भी पूरा फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय टाल कैनोपी ट्रीज। अब करिए ओवरशैडो मतलब क्या है, कुछ प्लांट ऐसे तो जंगल नहीं होते, बहुत घने जंगल है, प्लांट तो कुछ है ऐसे। यहाँ पे एक प्लांट होता है छोटू प्लांट, अगर सनलाइट मिलेगी, मान लो सनलाइट तो मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अगर ये छोटा प्लांट है, इसको चारों तरफ से बड़े बड़े प्लांट ने कवर कर रखा है, इस प्लांट को सनलाइट तो प्रॉपर मिल जाएगा, लेकिन इसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। सनलाइट मिलेगा कब, प्लांट है ऐसे जब हिलेंगे तो हल्का सा तो मिल जाएगा, अदरवाइज तो मिलने वाला नहीं। फिर ऐसे प्लांट जो चारों तरफ से पेड़ों से, बड़े बड़े पेड़ों से कवर रहते हैं, वो लाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, लेकिन फिर भी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। Many plants are also depend on the sunlight to meet their photoperiodic requirement। photoperiodic मतलब फ्लावरिंग करने के लिए उनको लाइट चाहिए होता है, अगर उतना लाइट नहीं मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, फॉर मैनी एनिमल्स टू लाइट इज इम्पोर्टेंट इन दैट दे यूज द डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन। आपको पता है लाइट के प्रोसेस में जो दिन और रात के जो काम होते हैं वो भी डिसाइड हो जाते हैं। अब कहें जैसे यहाँ बताया गया है लाइट की इंटेंसिटी और इसको ड्यूरेशन क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो पीरियड। तो फ्लावरिंग के लिए, फूल निकलने के लिए, ठीक है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों इंपॉर्टेंट रखता है। इसी के बेस हमने बताया था प्लांट के टाइप, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, याद है, रेन्यूटल प्लांट, उसी बेस पे डिवाइड किया जाएगा, उसी बोलते हैं फोटो पीरियड। तो लाइट यानी तो फ्लावरिंग करने के लिए लाइट कितना अमाउंट चाहिए, दैट इज फोटो पीरियड एज फॉर टाइमिंग देयर ओरिजिन। और देखो यहाँ कुछ जानवर ऐसे, चिड़िया की बात करते हैं, ओरिजिन मतलब चारा खोजना। कुछ ऐसे जानवर होते हैं, मान लो सुबह की तरफ निकले चिड़िया और चारा खोजने का टाइम होता है, किसे डिसाइड करते हैं, सनलाइट से। सुबह सनलाइट निकला तो चारा खोजने निकल जाएंगे, और शाम को जैसे सनलाइट खत्म, चारा खा पी के वहीं से फिर वापस अपने घोंसले में वापस चले जाएंगे। ओरिजिन मतलब चारा खोजना। जो सनलाइट होता है उसकी मदद से ये लोग चारा खोजने का टाइम अपना डिसाइड कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज, यानी जैसे सनलाइट हो जाए धीरे धीरे सूरज डूबने लगेगा, चिड़िया कहेंगे बहनों चलो अब घर पे जाने का टाइम हो गया, तो सारी चिड़िया जो है वो फोन कर करके बता देंगे, चलो बहनों हाँ बात तो सही कह रही, अंधेरा होने वाला, जल्दी निकल लो यहाँ से, सब निकल जाएंगे वहाँ पे। नहीं, तो सुबह जैसे हो अरे चलो भैया जाना, ठीक, सारी चिड़िया जो है वो उठा देंगे सबको। नहीं, वहाँ तो अलार्म तो होता नहीं कि अलार्म लगा देंगे, उनको सारी चिड़िया को उठा के देखे सुबह सुबह निकल लेंगे। चारा खाने का जो टाइम होता है वो किससे डिसाइड होता है, लाइट से। लाइट को देख के जो चिड़िया उठती है। और तो आपने देखा भी होगा पहले क्या करते थे लोग कि जैसे छुट्टी होने का टाइम होता तो क्या करते थे, वो निशान बना दिया करते थे, सनलाइट देखते थे उसी सनलाइट से निशान में कितने बजे छुट्टी होती है, सनलाइट जहाँ तक आती थी वही निशान बना दिया। अब दूसरे दिन जब सनलाइट आएगा तो जैसे वहाँ तक पहुंचे समझो छुट्टी होने वाली, बैग वैग रेडी करके तैयार हो जाते थे, है ना। देखो the availability of light on land, availability of light on land is closely linked with the that of temperature।
सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ। अच्छा सन की बात करें किस चीज का सोर्स है, सनलाइट का कि टेम्परेचर का, दोनों का, इससे लाइट भी मिलती है और टेम्परेचर भी मिलता है। तो सन इज द सोर्स ऑफ बोथ, क्या क्या देखो, टेम्परेचर और किस चीज का देखो, और किस चीज का है, लाइट का। करिए बट डीप, अगर मान लो 500 मीटर से ज्यादा गहरा है कोई समुद्र, इन द ओशन द एनवायरमेंट इज डार्क होता है एंड इट्स इनहेबिटेड और नॉट अवेयर ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ द सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। क्या मतलब है, समुद्र के अंदर जो है बहुत गहराई होती है और हमने बताया वहां पे खाइयां भी होती, ट्रेंचेस, याद है। अब जो नीचे जानवर अंदर है उसके, उसको क्या पता सनलाइट क्या होती है, उससे पूछो सनलाइट सन देखा है कभी, हमको नहीं पता, हमने कभी देखा नहीं है। तो अंदर रह रहा, क्या पता उसको, वही कह रहे हैं उसको सनलाइट के बारे में नहीं पता, उसको पूछो तारे कभी देखे तुमने, नहीं हम तो नहीं, हमें पता नहीं तारा होता क्या है, कभी देखा नहीं उसने। वही कह रहे हैं जो 500 मीटर के अंदर रहते हैं वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती, स्टार यानी जो आपके जो तारे होते हैं, चंद्रमा होते हैं, उनकी लाइट वहां पे नहीं पहुंच पाती, उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अवेयर नहीं है कि ये होता क्या है। एग्जिस्टिंग ऑफ सेलेस्टियल सोर्स मतलब तारों की लाइट या सनलाइट है ना, चंद्रमा की एनर्जी ऑफ सन। अब करें व्हाट देन इन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, करें उस एनर्जी का सोर्स फिर वहां पे क्या होता है, कैसे वो लोग सर्वाइव करते हैं, कैसे वो लोग सर्वाइव करते हैं। द स्पेशल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ। वहाँ क्या चीज है, अल्ट्रावायलेट लाइट कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू द मैनी। हम अल्ट्रावायलेट लाइट की बात करें तो हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है, क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन इसी अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके बहुत सारे एल्गी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होती है, किसकी, अल्ट्रावायलेट लाइट की। समुद्र के अंदर सारी लाइट नहीं जा पाती, सिर्फ कौन जाएगी, अल्ट्रावायलेट लाइट। और जो रेड एल्गी होता है समुद्र की सबसे गहराई में पाया जाता है। तो रेड एल्गी अगर बात करेंगे समुद्र के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसी करती है, तो क्या करोगे, अल्ट्रावायलेट लाइट, किसे, अल्ट्रावायलेट। और हम लोग जो लाइट मिले किस फॉर्म में, वो इंफ्रारेड, कैसा है, इंफ्रारेड। तो अगर आपसे पूछे समुद्र के अंदर जो एल्गी होती है, रेड एल्गी, वो फोटोसिंथेसिस कैसे करती हैं, क्या बताओगे, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ये पूरा आपका खत्म हो गया। आज यहीं तक करवा देते हैं, है ना, बाकी नहीं सकता। बाकी जो अभी क्लास होगी 11th वाली तो करना, हाँ एनिमल किंगडम आज स्टार्ट होगा, है ना, जिसको करना हो तो अपना कर सकता है। क्या हुआ इधर, क्या हो गया, प्रॉब्लम हुई है, टिकट शुरू हो गया। तो जा रही हो क्या अभी, जा रही हो क्या।